जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है शेरशाह सूरी। हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, तो हुमायूं के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हुमायूं के बाद क्या आता है, सूर्यवंश जो जिसके संस्थापक होते हैं शेरशाह सूरी। हम लोग देखते क्या है कि हुमायूं का जो शासनकाल था, देखिए हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इस सूर्यवंश को ना कहा जाता है द्वितीय अफगान वंश। पहला अफगान वंश जो है वो कहा जाता है किसको, लोदी वंश को। देखिए लोदी वंश में 3 शासक होते हैं, जैसे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक, अब इस इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में क्या होता है, बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक, तो यह जो लोदी वंश होती है यह क्या होता है, पहला अफगान वंश होता है। और द्वितीय अफगान वंश क्या होता है, यही सूर्यवंश या फिर सिकंदर शाह सूरी द्वारा अफगान यह जो शासन चलता है यह द्वितीय अफगान वंश होता है। ठीक, और इसी द्वितीय अफगान वंश में क्या होता है, बाबर द्वारा जब पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। और इसी मुगल वंश की स्थापना के बाद क्या होते हैं, बाबर के बाद हुमायूं शासन बनता है। और हुमायूं के बाद जब 1540 में जब यह कन्नौज या बिलग्राम का जब युद्ध होता है, तो उसी युद्ध में क्या होता है, हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी क्या करता है, यह सूर्यवंश की स्थापना करता है जो द्वितीय अफगान वंश होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो देखते हैं हुमायूं का शासनकाल यह 2 भाग में है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं 1530 से 40 या जिसको हम लोग मुगल साम्राज्य बोलेंगे, जिसमें हुमायूं का शासनकाल होता है। और 1555 से 56 हुमायूं का जो शासनकाल हम लोग लिखते हैं तो 1530 से 40 और 55 से 56, यानी कि यह जो 2 शासनकाल लिखते हैं तो इसके बीच यह जो 15 वर्ष का जो अंतर आता है, इसी 15 वर्ष में क्या आता है, सूर्य साम्राज्य। यही सूर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं सूर्य साम्राज्य जो है सो 1540 से लेकर के 1555 तक होता है, यानी कि 15 वर्ष होता है। इसी 15 वर्षों की कहानी हम लोग क्या किस में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी की कहानी हम लोग यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म के बारे में कुछ अलग अलग कहानियाँ क्या रही कि कुछ इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि 1472 में जन्म हुआ है, और कुछ इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि 1486 में जन्म हुआ है। देखिए 1472 में जो जन्म हुआ यह प्रोफेसर परमात्मा शरण के द्वारा कहा जाता है कि 1472 में हुआ, और डॉक्टर कानूंगो के अनुसार 1486 कहा जाता है। ठीक, इस तरह इसलिए इस विवाद के कारण परीक्षा में एग्जाम में यह प्रश्न नहीं, बहुत कम ही या समझिए कि ना के बराबर पूछा जाता है। इनके पिता का नाम हसन खां रहता है, इनका मूल नाम इनके बचपन का नाम रहता है फरीद खां। और इनकी जो उच्च शिक्षा जो होती है वह कहाँ होती है, जौनपुर में। इसलिए कहा जाता है कि मुगल काल में जो पढ़ा लिखा एक जो शासक रहा वह शेरशाह सूरी रहा, जाना जाता है शेरशाह सूरी को। ठीक, इसलिए हम लोग देखते हैं कि 1540 में क्या करता है, हुमायूं को जब हराने के बाद, पराजित करने के बाद 1540 में क्या करता है, आगरा में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। और इसके दरबारी कवि जो थे जिनका नाम था अब्बास खां शेरवानी, इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए शेरशाही। इसमें से शेरशाह से संबंधित बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, इसकी चर्चा की गई है। और 1545 में क्या देखते हैं कि कालिंजर के अभियान के दौरान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो यह मात्र 1540 में इनका राज्याभिषेक होता है, शासक बनते हैं। और 1545 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी छोटा कार्यकाल रहता है। चलिए इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। कहा जाता है कि फरीद खां रहते हैं, यानी कि शेरशाह फरीद खां, इनकी पिता के साथ उतनी बनती नहीं है। कहा जाता है कि इनके पिता की जो है 4 शादी किए थे और 8 पुत्र थे। और यह सबसे बड़ी जो पहली पत्नी थी उनके बड़े पुत्र थे फरीद खां। तो पिता के कारण ज़्यादा बनती नहीं थी, जिसके कारण क्या होते हैं, इनकी उच्च शिक्षा या क्या जौनपुर चल जाते हैं, वहीं पर ये क्या करते, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ से आने के बाद ये क्या करते हैं, दक्षिण बिहार के एक सूबेदार होते हैं जिनका नाम होता है बहार खां लोहानी, इन्हीं के दरबार में यह कार्य करने लगता है। इसी के दरबार में कार्य करने के दौरान क्या होता है कि एक शेर को मार देने के कारण, इसी शेर को मार देने के कारण जो है इनको उपाधि मिलती है, शेर खां की उपाधि मिलती है। किस कारण, एक शेर को मार देने के कारण। और इसके बारे में कहा जाता है कि शेर को जो मारते हैं, एक कहानी यह भी है कि निहत्थे यानी बिना किसी हथियार के शेर को मार देते हैं। और एक कहानी यह भी रही कि एक तलवार की एक ही धार से शेर को मार दिए थे, इसलिए इसको शेर खां की उपाधि किसने दी, तो बहार खां लोहानी ने
क्या करी, शेर खां की उपाधि दी। शेर शाह की उपाधि एक, शेर खां के साथ इसका एक और उपाधि है शेर शाह। ठीक, तो शेर शाह की उपाधि कब धारण करते हैं, चौसा के युद्ध के बाद जो है सो शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कि जब क्या बोलते हैं, बहार खां लोहानी के दरबार में जब ये शासन करते रहते हैं, और इस शासन करने के बाद क्या होता है कि यह लोहानी रहता है, जो बहार खां लोहानी, यह क्या करता है कि बाद में मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। और इसी बीच में क्या करते हैं कि जो शेर शाह रहता है वह कहाँ चला जाता है, बाबर की सेना में शामिल हो जाता है। और बाबर की सेना में शामिल होने के बाद वह से, क्योंकि बाबर जो है सो जब उसी समय 1526 में क्या किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या मुगल वंश की स्थापना किया था, तो उसने क्या किया था बाबर ने कि अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए बहुत सी सैनिक टुकड़ियां बनाई थी। उसी सैनिक टुकड़ियों में क्या है कि शेर खां शामिल हो गए थे। अब शेर खां शामिल होने के बाद क्या होता है कि वह युद्ध की रणनीति को समझने लगे, क्योंकि वह एक प्रभावी व्यक्ति थे, प्रभावशाली थे, तो वह क्या युद्ध की रणनीति को समझने लगे। और इसी बीच वह एक युद्ध होती है चंदेरी का युद्ध, उस चंदेरी के युद्ध में यह कहते हैं शेर खां कि अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा। यह इसी चंदेरी के युद्ध में शेर खां ने एक कथन कही थी। ठीक, जब शेर खां बाबर की सेना में शामिल होने के बाद जब एक दो युद्ध लड़ा, युद्ध लड़ने के बाद या फिर क्या किया, फिर जो लोहानी है जो बाद में मोहम्मद शाह के नाम से शासक बनता है, इसी के दरबार में फिर आते हैं और इसके पुत्र के संरक्षक के रूप में कार्य करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और यह शासन व्यवस्था में काफ़ी मतलब प्रयत्नशील रहते हैं। तो यह क्या करता है, धीरे धीरे शासन व्यवस्था पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं, वह बिहार में एक पकड़ बना लेते हैं, बिहार में शासक के रूप में अपने आप को एक अस्थायित्व बना लेते हैं। इसी पे हम लोग देखते क्या है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि चुनार के किले का संरक्षक जो ताजा खां सारंग खानी था, यह क्या था कि यह जो इब्राहिम लोदी था यह अपना सारा खजाना कहाँ रखा था, यह चुनार के किले में रखा था। और इसका संरक्षक कौन था, तो ताजा खां सारंग खानी। तो इसी की क्या होती है कि यह संरक्षक रहता है। और इसी की मृत्यु के बाद शेर खां क्या करता है, इसकी जो विधवा पत्नी होती है, ठीक ना, उसी से क्या करता है, इसे विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद क्या करता है, चुनार के किले पर अपना अधिकार बना लेता है। और इस तरह से जो शेर खां था वह बिहार के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, चुनार के किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसी चुनार के किले पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद क्या होता है कि 1532 में जब दोहरिया का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद लोदी का सहयोग करते हैं कौन, शेर खां। और जिसमें क्या होता है, हार जाते हैं। तो शेर खां जब दोहरिया के युद्ध में जब पराजित मतलब हार जाते हैं, तो यह क्या करता है, भाग कर कहाँ चले जाते हैं, चुनार के किले के पास। और चुनार के किले के पास क्या हुमायूं भी पहुंच जाता है, लेकिन हुमायूं से पहुंचने से पहले शेर खां पहुंच जाते हैं। तो और फिर वहाँ पे क्या होते हैं, हुमायूं और शेर खां के बीच कोई युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एक संधि हो जाती है। और संधि के दौरान क्या होता है, अब शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को उनके साथ भेज देता है, और जो भी धन संपत्ति जो भी इनका संधि होता है अपना संधि कर लेते हैं। तो यहाँ तक की कहानी तो हम लोग देखते हैं कि 1532 में दोहरिया के युद्ध में सिकंदर लोदी शेर शाह महमूद लोदी का सहयोग करता है। और हार जाने के बाद क्या होते हैं कि यह चुनार के किले पर शेर खां पहुँच जाता है, और उसके जस्ट पीछे पीछे क्या हुमायूं भी पहुँच जाता है। दोनों की भी संधि हो जाती है, कुतुब खां अपने पुत्र को भेज देता है। उसके बाद 1500 उसके बाद यह क्या करता है, हुमायूं दक्षिण अभियान में गुजरात की तरफ जाता है। और इधर क्या करता है कि शेर खां अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू करता है। इसी बीच उसमें बंगाल को भी जीत लेता है। तो 1539 में क्या होता है, चौसा का जो युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह क्या होता है, शेर शाह जीत जाते हैं, जिसके बाद शेर खां की उपाधि धारण करता है। और 1540 में कन्नौज या बिलगाम के युद्ध में क्या करता है, शेर शाह सूरी हुमायूं को समझो कि हिंदुस्तान से बाहर भगा देता है। और यहीं पर क्या करता है, वह सूर्यवंश की स्थापना करता है। तो यह 39-40 की घटना को तो हम लोग जानते हैं अच्छे से। अब देखिए उसके बाद देखते हैं 1542 की जो घटना है, इतने जब सूर्यवंश की स्थापना करने के बाद शेर शाह क्या करता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू करता है। और साम्राज्य के विस्तार करने के दौरान इसने आसपास के क्षेत्रों पर क्या करता है, अपना अधिकार स्थापित करना शुरू करता है। इसी बीच इसने क्या करता है, 1542 में मालवा पे एक अपना सैन्य अभियान करता है, जिसमें शासक जो रहते हैं मुल्लू खां।
इसी मुल्लू खां के विरुद्ध जो है सो अपना अभियान करते हैं, यहाँ पे विजय होता है। 1543 में रायसेन पे आक्रमण करते हैं और जहाँ के राजा होते हैं राजा पूरनमल। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही रोचक कहानी रहती है। कहा जाता है कि शेरशाह जब रायसेन पे जब हमला करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि किले को घेर लेते हैं। किले को घेरने के बाद वहाँ पे कुछ बात नहीं बनती है, तो यह बात आती है संधि की। संधि की जब बात आती है तो शेरशाह क्या करते हैं, शेरशाह कहते हैं कि हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, हम सिर्फ किले को मुझे सौंप दो और कुछ धन दे दो, हम चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब राजा पूरनमल इस संधि से मान जाता है और सभी लोग जब अपना महल छोड़ करके बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के बाद क्या होता है कि जब महल से बाहर तंबू में रहने लगते हैं तो रात को क्या करता है कि यही शेरशाह क्या करता है रात में आक्रमण करता है, हमला करता है, जिसमें यह जो राजपूत, क्योंकि यह रायसेन का क्षेत्र मुख्य रूप से किसके अधीन रहता है, राजपूत के अधीन, राजपूत शासक रहते हैं यहाँ पे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग युद्ध लड़ते हैं और सबसे पहले अपनी जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, उनको सुरक्षित रखने और जौहर जो है प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए इस समय शेरशाह क्या करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि शेरशाह के चरित्र पर काला धब्बा, जो इसी 1543 के रायसेन के जो अभियान जो चलाया था उसी समय इसको चरित्र पर काला धब्बा के रूप में कहा जाता है। और जौहर विधि का प्रयोग भी इसी समय भी होता है। एक जौहर विधि हम लोग जो पद्मावत जो सिनेमा है उसमें भी हम लोग देखते हैं, जौहर विधि का प्रयोग करता है, जौहर प्राप्त करता है। तो ये बात होती है। और एक बात यह भी कहा जाता है कि रायसेन के महल में क्या करता है, शेर खां महल को तोड़ करके जब जाता है तो उसमें महिलाओं, दरबारी जो भी रहती है उनके साथ गलत दुर्व्यवहार करने के कारण वहाँ की महिलाएं जौहर प्राप्त करने लगती है। उसके बाद देखते हैं कि 1544 में जो मारवाड़ पर जो शासक करता है, यहाँ के शासक होते हैं महलदेव या मालदेव नाम है, ठीक ना, यहाँ के ये शासक करते हैं। 1544 में क्या होता है कि ये भी देखिए, यहाँ तक जब शासन करने के बाद क्या होता है कि मुगल शासक तो सभी चले जाते हैं। तो मुगल शासक 1540 तक क्या होता है, मुगल शासक के रूप में हुमायूं रहता है, वह तो चला जाता है। तो इसी हुमायूं के बाद क्या करता है कि मुगल शासक या शेरशाह देखता है कि अगर भारत पे पूरा अपना शासन व्यवस्था चलाना है तो सिर्फ मुगल तो चला गया, अब बच्चे जो राजपूत शासक है उन पर अधिकार करना जरूरी था। तो इसीलिए क्या किया राजपूतों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए रायसेन पे, मारवाड़ पे, इन सभी क्षेत्रों पर आक्रमण करना शुरू किए। तो यहाँ पे जब आक्रमण करना किया 1544 में क्या होता है, मारवाड़ के क्षेत्र पर जब आक्रमण करता है कौन, वहाँ के शासक होते हैं महलदेव। जब शेरशाह जब महलदेव के साथ या मालदेव के साथ जब वहाँ के शासक के साथ जब युद्ध करने की बात आती है तो वहाँ भी क्या करता है कि शेरशाह क्या करता है, एक छल कपट या जो भी कहिए वो कार्य करता है। वह भी क्या करता है, एक झूठा संधि पत्र, एक फर्जी एक पत्र तैयार करता है, जिसमें यह बात करता है कि शासक जो मालदेव है यह क्या करेगा, जब युद्ध करने जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, शेरशाह के साथ मिल जाएंगे और युद्ध नहीं करेंगे। यह ऐसा एक फर्जी बनाता है कि जिससे क्या होता है कि मालदेव को अपने जो सूबेदार होते हैं उस पर से भरोसा उठ जाता है। और भरोसा उठने के बाद क्या करते हैं, मालदेव भरोसा उठ जाता है। और जब यह बात इनके मालदेव के जब सूबेदार को पता चलती है, जो उसके साथ जो उसमें जो सैनिक जो होते हैं, जो सूबेदार के पद पे थे, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, ईमानदारी को साबित करने के लिए जब युद्ध लड़ते हैं। तो यह युद्ध काफ़ी ही संघर्ष वाला युद्ध रहा, यह लगभग बराबरी का युद्ध रहा, जिसके कारण क्या होती है कि इसी युद्ध में शेरशाह एक बात कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्रायः खो चुका था। अगर थोड़ा युद्ध और लड़ता, कुछ देर और युद्ध होता तो शायद मैं हार जाता और मैं एक छोटे से एक साम्राज्य के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान को खो देता। क्योंकि वो राजपूत शासक की वीरता को देख करके ये बात किसने कही थी, शेरशाह ने। और 1544 में, और उसी के बाद 1545 में जब कालिंजर पे जब अभियान करते हैं, वहाँ के राजा होते हैं राजा किरत सिंह। और इसी अभियान के दौरान क्या होता है कि जब महल पे जब तोप से जब बारूद फेंका जाता है, बम बोलिए या बारूद बोलिए, तो वो क्या होता है, गोला दीवार से टकरा करके और शेरशाह के पास आ जाती है और वहाँ पे फटने के कारण क्या होती है कि शेरशाह की मृत्यु हो जाती है।
तो इसी 22 मई 1945 को इसी अभियान के दौरान क्या होती है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि शेरशाह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो कि क्या होते हैं, इस्लाम शाह, इसके 2 पुत्र रहते हैं, एक आदिल शाह और दूसरा इलियास शाह। इलियास शाह या कुछ और नाम होता है लेकिन शासक बनते हैं इस्लाम शाह के नाम से। तो वह क्या करता है, इस्लाम शाह क्या करता है, उस बड़े भाई को भगा देता है संघर्ष करके और खुद शासक बनता है। इस्लाम शाह शासक बनता है कब, 1545 से 53 तक शासक बना। और इसके बाद इसका मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र फिरोज शाह क्या बनता है, शासक बनता है। लेकिन 3 दिन के बाद ही कहा जाता है कि मामा आदिल शाह के द्वारा क्या होती है, इसकी हत्या कर दी जाती है। और इस यहाँ पे क्या होता है कि जो शेरशाह सूरी का जो सूरवंश होता है, यह क्या होता है कि सभी क्षेत्र जो है अपने अपने क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित करना शुरू करते हैं। और यह सूरवंश क्या था, 5 भागों में क्या होता है, बट जाता है। 5 भागों में बटने के बाद क्या होती है कि जो मोहम्मद आदिल शाह होता है, यह जो है सो चुनार से बिहार तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। और इसी क्रम में एक सिकंदर शाह सूरी जो था 5 क्षेत्रों में था, जिसमें एक तो ये हो गया, दूसरा ये सिकंदर शाह सूरी जो पंजाब, आगरा और दिल्ली तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था। यह जो 5 भागों में बटा, इसमें 2 जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जो कि शक्तिशाली भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी सिकंदर शाह सूर बोली या सिकंदर शाह सूरी के द्वारा क्या होता है कि 1555 में क्या होती है, हुमायूं द्वारा मछुआरा और सरहिंद के युद्ध में क्या होती है, सिकंदर शाह को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना पुनः कर देता है। इसी 1555 में कौन, हुमायूं। उसके बाद देखते हैं शेरशाह सूरी के बाद इसके इसी तरह वंशज खत्म हो जाते हैं। तो मूल रूप से हम लोग क्या देखते हैं कि शेरशाह जो है 1540 से 1555 मात्र 1540 से 45 मात्र 5 वर्ष ही शासन कर पाया। उसके बाद जो है उसका पुत्र आया, ठीक। और पुत्र आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, साम्राज्य का बंटवारा होने लगता है। और समाज का बंटवारा होने का मतलब ही है समाज का, उस साम्राज्य का क्या होता है, कमजोर हो जाना। उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं आया, युद्ध हुआ, मुगल वंश की फिर से क्या किया, स्थापना कर दी। और उसकी कहानी हम लोग हुमायूं का देखेंगे 1556 में। हुमायूं क्या करता है, 1555 में जीत के आता है, 56 में क्या होता है कि पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं शेरशाह जो है सो शेरशाह भले ही 5 वर्ष तक ही रहा, लेकिन शेरशाह ने जो कार्य किए वो कहा जाता है कि अकबर के जो है सो पुरोगामी माना जाता है। वह क्या है कि इतने सुधार प्रशासनिक क्षेत्र में और आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से बहुत सारे सुधार कार्य किए, जो हम लोग उसके प्रशासनिक इकाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि शेरशाह द्वारा सड़क-ए-आजम एक रोड का निर्माण किया गया, जिसको वर्तमान में हम GT रोड के नाम से जानते हैं, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1539 में क्या करते हैं, इसका GT रोड का नाम रखा जाता है। और सड़क-ए-आजम बंगाल से पेशावर तक जो रोड का निर्माण किया जाता है वह इसलिए क्योंकि यह व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अगर सड़क ही सही ना हो तो वह क्या होता है कि किसी माल को ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए इसने एक सड़क का निर्माण किया। पुराना किला भवन दिल्ली में इसका निर्माण किया, किला एक कुन्हा मस्जिद का निर्माण किया दिल्ली में, रोहतासगढ़ का किला बिहार में स्थापित किया, और अपने लिए एक मकबरा का निर्माण किया जो कि सासाराम में है, जिसे हम लोग बिहार का ताजमहल भी कहते हैं। इस्लाम शाह के बारे में एक बात कही जाती है कि इस्लाम शाह ने क्या किया कि सैन्य टुकड़ियाँ, जो भी सैन्य थे उसको एक टुकड़ी में बांट दिया, 200 की सेना, 250 की सेना और 500 की सेना। इन सभी इकाइयों में क्या किया था, बांट दिया था। और परीक्षा में, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में बांटा था, तो वह हो जाएगा इस्लाम शाह। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सूर्यवंश जो था 40 से 55 के बीच रहा 15 वर्षों तक, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। यानी इस मुगल वंश आया हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी आया, फिर आया हुमायूं। 1556 में क्या हुआ था, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं की मृत्यु के बाद अगला जो शासक आएगा वह आएगा अकबर, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, शेरशाह का जो प्रशासनिक सुधार है, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या, कौन से एक सिक्के भी चलाए थे, हाँ। और सिक्के के बाद उसने बहुत सारे
क्या बोलते हैं निर्माण भी किए थे। निर्माण तो हम लोग देख लिए, बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे कृषि के क्षेत्र में जो कर से संबंधित था। उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।